एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज हम सब 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि आज सेशन लेट हो गया। आज मैं बाहर चले गया था, इस वजह से मैं आप सबका समय पे सुबह 9 बजे वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि 9 से 10 के बीच में आपका वीडियो जरूर अपलोड कर दूं और आज का 5 क्वेश्चन लगा के कर दूं, यानी 20 क्वेश्चन का कल मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें। आज इतनी लेट से वीडियो लाने का एक ही मकसद है कि हमारा अनुशासन डिसिप्लिन खराब नहीं होना चाहिए। मैं रोज आप सबको बोला हूं एक वीडियो ये वाला लेकर आऊंगा, तो मैं कहीं पर भी रहूंगा मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन ये वाला जो सीरीज शुरू किया हूं परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके का वीडियो वो अपलोड हो। ठीक है, तो चलिए डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 109, दूसरा 131, तीसरा है 85 और चौथा है 88। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 131। ये इस क्वेश्चन का डिटेल वर्जन जानते हैं हम सब। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए है 84 सीट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है 47 सीट। जब दोनों का आप जोड़ेंगे तो 131 सीट हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आप देख लीजिए 1952 से 1956 तक। लोकसभा में वोट देने के लिए वयस्क मताधिकार से होता है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी अगर आप 18 वर्ष की आयु के हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप वोट कर सकते हैं और आर्टिकल 326 का उपयोग कर सकते हैं। लोकसभा में सीटों को लेकर सिर्फ 4 राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है 80 सीट, दूसरा महाराष्ट्र का है 48 सीट, तीसरा पश्चिम बंगाल का है 42 सीट और चौथा बिहार का है 40 सीट। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को 7 सीट है, यानी सबसे अधिक है लोकसभा में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं लोकसभा से रिलेटेड और ऐसे ही हम सब फैक्ट्स देखते जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ इतना ही फैक्ट्स देखेंगे, आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन लोकसभा का आएगा तो फिर नया फैक्ट्स हम सब जानेंगे। बस इस वाले सीरीज को ब्लाइंडली आप सब फॉलो करें। आपको एग्जाम में फायदा अगर नहीं हुआ तो मैं बोलता हूं मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। मैं ऑनेस्टी के साथ बात करता हूं, ठीक है, इसलिए ये वाला सीरीज खास करके आप सब फॉलो कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, दूसरा है नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध, चौथा है आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। आइए जानते हैं कि पंचशील समझौता क्या था। चीन और भारत दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता कहते हैं। इस समझौते के तहत 5 सिद्धांत हुए। क्या क्या? चलिए 5 सिद्धांत को याद रखना है आप सबको। पहला, एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करेंगे, जो कि चाइना बिल्कुल भी नहीं करता और हम सबको भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्रेसिव पॉलिसी हम सबको चाइना के अगेंस्ट हमेशा अपनाना चाहिए भारत सरकार को, और अपनाई भी है, और लेकिन और ज्यादा एग्रेसिव दिखाने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, लेकिन आप जानते हैं कि 1954 में यह समझौता हुआ और 1962 में क्या हुआ, भारत पर चीन द्वारा अटैक कर दिया गया। ठीक है, तीसरा, दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, लेकिन आप जानते हैं कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है चाइना, तो आंतरिक मामले में तो हस्तक्षेप कर ही रहा है। चौथा है परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। हाँ, ये बात में मैं आपको एक बताता हूँ फनी स्टोरी कि इसमें परस्पर सहयोग तो हो रहा है लेकिन लाभ सिर्फ चाइना वाला ही ले रहा है। ठीक है, क्योंकि हम सब उसको कुछ बेच ही नहीं पा रहे हैं, वो हम सबको क्या नहीं बेच दे रहा है। ठीक है, ई रिक्शा से लेके मोबाइल फोन से लेकर के वो जो दीपावली में राइस लगता है, ठीक है, भुकिया लाइट जिसको आप सब बोलते हैं, सब कुछ बेच देता है। मतलब हर एक कुछ मेड इन चाइना भरा है भारत में, लेकिन भारत का सामान चाइना में नहीं भरा है। ठीक है, पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। तो ये पंचशील समझौता का कोई मतलब नहीं बनता है। इतिहास में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लेकिन उनके द्वारा ये उस टाइम के नीति के हिसाब से किया गया था, लेकिन अभी इस नीति को बिल्कुल भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इस 5 सिद्धांत का भारत सरकार को जस्ट उल्टा काम करना चाहिए। ठीक है, तो 5 सिद्धांत को उल्टा कर दीजिए। अभी भारत सरकार को यही नीति अपनाने की जरूरत है, लेकिन एग्जाम अकॉर्डिंग टू आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। ठीक है, और भारत और चीन के बीच है वो मैकमोहन लाइन है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए।
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 की प्रमुख बातें, ये सारा प्रश्न जो है पांचों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है, इस अधिनियम में पहली बार मुसलमान समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। दूसरा है, सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। चौथा है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की और वहां पे ये भी बताया गया कि मुसलमान कैंडिडेट को मुसलमान आदमी ही वोट करेगा। ठीक है, तो यहीं से हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात अंग्रेजों द्वारा की गई और आगे चल के विभाजिता बढ़ती ही गई। ठीक है, पांचवा, इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। तो ये 5 पॉइंट एग्जाम में भारत परिषद अधिनियम 1909 से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनाई मुडी, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा है गुरु शिखर और चौथा है महेंद्रगिरी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अनाई मुडी। आइए अनाई मुडी के बारे में समझते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। यह केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये पश्चिमी घाट क्या होगा? तो ये है भारत का मैप। इस वाले इलाके को पूर्वी घाट बोलते हैं और इस वाले इलाके को जो है वो पश्चिमी घाट बोलते हैं और अन्ना मुडी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। यह पर्वत हाथी के सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 5 पॉइंट आपके अनाई मुडी के लिए। ऐसे ही हम सब डिटेल में पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मणिपुर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मिजोरम और चौथा है नागालैंड। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ, क्योंकि इस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को मिला था। राजधानी ईटानगर है। इसे उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के रूप में जाना जाता था। प्रमुख त्योहार की बात करें तो यहाँ पे सोलुंग, ड्रीम महोत्सव, तोरंगया उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य, ईगल लिस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, देवांग वन्यजीव अभ्यारण्य और कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य पे अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारा स्टैटिक जीके का वीडियो देख सकते हैं आप सब। तो उसका प्लेलिस्ट बना होगा 100 टॉपिक स्टैटिक जीके करके, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हरिसेन, दूसरा है जेम्स प्रिसेम्स, तीसरा है विसेंट स्मिथ और चौथा है विलियम जोन्स। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर विसेंट स्मिथ। आइए, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है उनका नाम है समुद्रगुप्त। आइए जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। इसने यानी समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राजा और आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था। इन्होंने अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। समुद्रगुप्त को कविराज यानी कई कविताओं के रचयिता भी कहा जाता है। इनको कविता लिखने का शौक था। इनके कई सिक्के पर वीणा वादक का पिक्चर दर्शाया गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूएनडीपी, दूसरा है WEF जिसको विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं हम सब, तीसरा है वर्ल्ड बैंक और चौथा है जर्मन वॉच। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर WEF यानी विश्व आर्थिक मंच। WEF यानी विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 1987 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंच बना। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये वाला प्रश्न बिहार दरोगा में के एग्जाम में आया हुआ था। अन्य रिपोर्ट की बात करें तो ये सारे रिपोर्ट आपको याद रखना चाहिए। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, फिर है ग्लोबल
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, फिर है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, फिर है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, और उसके बाद है फॉस्टेरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये सारे रिपोर्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 जनवरी 1949, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा 8 नवंबर 1950 और चौथा 1 जनवरी 1950। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1 जनवरी 1949। कल हम सब 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। 1 रुपए के नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसको छोड़कर सारा नोट आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई की 2 कंपनी नोट छापती है, जिसमें पहला है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में नोट छापती है। और दूसरा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यह मैसूर कर्नाटक और सलबोनी पश्चिम बंगाल में नोट छापती है। तो ये 4 जगह नोट छपता है, जबकि टकसाल में जो है वो वहां पे सिक्का छपता है, ठीक है। तो उसके विषय में भी आगे हम सब बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चीन, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है फ्रांस और चौथा इटली। यानी इस साल G20 का सम्मेलन कहां होगा? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ब्राजील। आइए G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के बारे में समझते हैं। 18वां G20 का बैठक 2023 में भारत द्वारा पहली बार किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में होगा, इसे भी आप याद रखें। G20 वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, यानी ये बात आप याद रखेंगे। एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन कर देगा जिनेवा डाल करके, और बहुत सारे बच्चे जिनेवा टिक भी कर देते हैं, जबकि G20 का कोई मुख्यालय होता ही नहीं है। जो देश उसकी अध्यक्षता करता है, जैसे कि इस साल ब्राजील करेगा, तो ब्राजील ही सारा खर्च को उठाएगा, ठीक है। G20 सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में पूरे विश्व में 85%, वैश्विक निर्यात में 75% और यह विश्व की कुल आबादी का 2/3 अपने में शामिल किए हुए है। ऐसा प्रश्न आपका बीपीएससी पिछली बार कर चुकी है 69 बीपीएससी में, ठीक है। तो ये कुछ G20 के बारे में है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि भारत G20 के अलावा इस बार संघाई सहयोग संगठन का भी अध्यक्षता किया था 2023 में, तो इसको भी अलग से आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलमगीरपुर, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है लोथल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर धौलावीरा। आइए धौलावीरा के बारे में 2-3 पॉइंट जरूर याद रखें। यहां से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है, जिसमें 2,50,000 घन लीटर जल संग्रह की क्षमता है। यहाँ पे मीटर नहीं लीटर होगा, ठीक है। यहाँ के निवासियों को जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे ये। तो ये 4 पॉइंट आपका धौलावीरा से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आई होप कि इसमें 10 ही क्वेश्चन किए, लेकिन मजा आया होगा। अगला वीडियो जो होगा सेट नंबर 5, उसमें हम सब करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। आज मैं थोड़ा बाहर था, इसलिए मैं 10 ही क्वेश्चन करवा पाया आप सबको। अगले दिन लेकिन 20 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो के आने का टाइम आपका सुबह 9 से 10 के बीच में है, ठीक है। तो मैं कल कोशिश करूंगा 9 से 10 के बीच आपको ये वाला वीडियो मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को अगर ये वाला सीरीज आपको पसंद है। थैंक यू सो मच।